Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 51। आज हमारा टॉपिक है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 121 एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। देखो, हमने पिछले वीडियो में फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के बारे में पढ़ा और उससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपके कोर्स में दो टाइप के हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। हमने उसमें क्या पढ़ा कि ये वही टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, उन्हीं टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है जो एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रही है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शनल डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट अलग था, मार्केटिंग अलग था, फाइनेंस अलग था। आज हम पढ़ेंगे डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। तो देखो, इंट्रोडक्शन पे ध्यान दो। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, तो देखो ये इसकी सूटेबिलिटी भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूं इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को सूट करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, बहुत लार्ज हो, थिंक ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है। लाइक आप टाटा का एग्जांपल लोगे तो टाटा का नमक से लेकर के ट्रक तक आता है, टाटा टी आती है, टाटा स्टील आता है, टाटा के एसीज, कूलर्स, वोल्टास जैसा ब्रांड भी आता है। सो टाटा इज डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो ऐसे टाइप की बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन टाटा की कॉफी आती है, स्टारबक्स है ना। सो ऐसी टाइप की मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नमक से लेकर के ट्रक तक ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क के लिए फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन काफी नहीं है। तो ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज करती हैं? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? देखो, एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट का एक अलग पूरा डिपार्टमेंट बना देना, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे इसे डिवाइड किया जाता है। इसीलिए डिविजनल डिपार्टमेंटेशन को या डिविजनल स्ट्रक्चर को फंक्शनल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो डिविजनल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। आया आपको समझ में? तो मैं आपको फिगर समझाने वाला हूं, फिगर पे ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस यहां पे एक रिकैप्चुलाइजेशन कर लो। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या हुआ? जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन फॉलो करती है। प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाती है। आ गया समझ में? देखो, डिविजनल डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाया जाता है ना। तो मान लो एक कंपनी है जो चार टाइप के प्रोडक्ट्स डील कर रही है। वो टेक्सटाइल में भी है उसकी ब्रांडिंग, कॉस्मेटिक्स में भी है, मेडिसिन भी बनाती है और सोप्स भी बनाती है। तो देखो कैसे प्रोडक्ट्स के बेसिस पे वो लोग डिवाइड कर देंगे, डिपार्टमेंट्स फॉर्म करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड कर दिया। एक डिपार्टमेंट है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है मेडिसिन डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट लास्ट है सोप डिपार्टमेंट। समझना, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में क्या है? अब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो अलग है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। मतलब डिविजनल कर दिए प्रोडक्ट्स के बेसिस पे और अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट ही है। समझना, अब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, मान लो टेक्सटाइल बनाता है, लोग क्लोथ में डील करते हैं, तो इनका प्रोडक्शन एक्टिविटी सारी की सारी एक ही जगह होगी, इनकी परचेज एक ही डिपार्टमेंट में होगी, इनकी मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट से होगी, ये पैसा एक ही डिपार्टमेंट से एक्सट्रीट करेंगे। देन देखो, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, मान लो कोई कंपनी कॉस्मेटिक भी बनाती है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेज डिपार्टमेंट उसी में होगा, मार्केटिंग भी उसी में, फाइनेंस भी उसी में। यहां पे चीज क्या है? देखो समझने वाली, क्या हमने फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट के चार डिपार्टमेंट्स बनाए गए। यहां एक प्रोडक्ट का सारा, चाहे उसका प्रोडक्शन हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एक ही डिपार्टमेंट में बना दिया और उसके अंडर सब कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है।
कॉस्मेटिक के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हो सकता है जो कॉस्मेटिक की मार्केटिंग कर रहा हो, सेल्स डिपार्टमेंट होगा जो कॉस्मेटिक की मार्केटिंग करेगा, ठीक है, कस्टमर सर्विस ग्रीवियंस बीपीओ खोल रखा होगा जो कॉस्मेटिक्स की रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सिमिलरली अगर सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन भी बना रही है तो उसने अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं मेडिसिन के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है मेडिसिन का, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। तो मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है मेडिसिन वाला, तो वो क्या करेगा, वो एडवर्टीजमेंट करेगा मेडिसिन की कि भाई हम मेडिसिन भी बनाते हैं, हमारी मेडिसिन खरीद लो। उसे मतलब नहीं है कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की मार्केटिंग से, ना उसे मतलब है सोप की मार्केटिंग से। आया समझ में? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। जैसे अगर आप एग्जांपल लोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी का, ठीक है, जो कितने सारे प्रोडक्ट बनाती है। सपोज करो हिंदुस्तान यूनिलीवर का नॉर आता है, सूप आता है, ठीक है, तो नॉर का डिपार्टमेंट अलग हो गया, सूप का प्रोडक्शन अलग हो रहा है, या नूडल्स का प्रोडक्शन अलग हो रहा है, ठीक है, उनकी परचेज डिपार्टमेंट अलग है, वो उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं वो लोग, ठीक है। और नॉर की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उन्हें मतलब नहीं है बाकी और जो डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं तो उनकी आइसक्रीम आती है क्वालिटी वॉल्स, तो अब क्वालिटी वॉल्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, उसकी प्रोडक्शन अलग होगी, परचेज अलग, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर की टी का ब्रांड भी आता है ब्रुक बॉन्ड, तो टी का ब्रांड का अलग होगा प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट। सेम गोज फॉर शैम्पू भी आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, लाइक सनसिल्क हुआ, क्लिनिक प्लस हुआ, तो इसका डिपार्टमेंट अलग हो गया। अब मान लो इसके अलावा कंपनी को एक और प्रोडक्ट खोलना है, सपोज करो हिंदुस्तान यूनिलीवर को लैक्मे खोलना है, ऑलरेडी लैक्मे उसी का ब्रांड है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो लैक्मे के लिए भी वो क्या होगी, अब एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगी, ठीक है, लैक्मे डिपार्टमेंट और या कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, उसमें प्रोडक्शन अलग होगा, परचेज अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगी, फाइनेंस अलग होगा। तो आया आपको समझ में? समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे? मेरे साथ बोलो, रिपीट करो। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में? देखो इनके एडवांटेजेस की बात करूं, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन की क्या एडवांटेज हुई? पहला, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कैसे? एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन वन डिपार्टमेंट। भाई एक टाइप का प्रोडक्ट, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो उसने नॉर अगर वो बनाता है, सूप में अगर वो डील करता है या नूडल्स में डील करता है तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर वो आइसक्रीम बना रहा है क्वालिटी वॉल्स तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ब्रिंग्स इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज। तो देखो नॉर का जो प्रोसेसिंग होगी, नॉर का जो मार्केटिंग होगी, नॉर के लिए जो पैसा इकट्ठा किया होगा या रॉ मटेरियल जो परचेज वो लोग करते होंगे, तो वो एक जगह ही सारा काम हो रहा है। सो इंटीग्रेशन हो रही है सारी एक्टिविटीज का। सो एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शनल, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज डिपार्टमेंट एक ही साथ चल रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाता है। प्रोडक्ट बहुत स्पेशली प्रोड्यूस होता है क्योंकि आप लोग डिवाइड ही प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा। सोचो अगर डिविजनल डिपार्टमेंट नहीं बनाया होता तो क्या होता, वही प्रोडक्शनल डिपार्टमेंट नॉर भी बना रहा होता, वही प्रोडक्शनल डिपार्टमेंट आइसक्रीम भी बना रहा होता, क्वालिटी वॉल्स, वही टी भी बना रहा होता, तो कितना हेक्टिक हो जाता। देन सेकेंड, फास्ट डिसीजन मेकिंग। यहां पे क्या है, डिसीजंस बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। सपोज करो कि ब्रुक बॉन्ड टी ब्रांड जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ठीक है, अब उनको कोई चेंज करना है अपने डिपार्टमेंट में, तो उन्हें बाकी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है। बिना नॉर डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए या क्वालिटी वॉल्स को या लैक्मे को डिस्टर्ब किए वो अपने डिपार्टमेंट में चेंज कर सकते हैं। सो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है अदर डिपार्टमेंट से। जो अलग डिपार्टमेंट है ब्रुक बॉन्ड, उसे बस अपने से ही मतलब है, ठीक है। अगर कोई डिसीजन लेना है टी को लेकर के, सपोज ब्रुक बॉन्ड की एडवर्टीजमेंट बदलनी है, सलमान खान को हायर करना है ब्रुक बॉन्ड के लिए, तो उन्हें ना तो बाकी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है, ठीक है, और ना ही कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। देन बात की जाए अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। सो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग असेस की जाती है। मान लो कि है ना क्वालिटी वॉल्स की सेल्स डिक्लाइन हो जाए, तो जो कंपनी के ओनर हैं वो क्या करेंगे, वो क्वालिटी वॉल्स के डिपार्टमेंट पर क्वेश्चन करेंगे, भाई कि तुम बताओ क्यों सेल्स डिक्लाइन हो गई है, क्या रीजन है। वो फिर नॉर वाले डिपार्टमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे या ब्रुक बॉन्ड वाले डिपार्टमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे। सो एक डिपार्टमेंट में जहां गलती हो रही है वहां बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मिस्टेक कहां हो रही है और डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल
कर सकते हो। देन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाता है। अगर एक डिपार्टमेंट में चेंज आना है तो उसी डिपार्टमेंट में आ जाएगा, उसे दूसरे डिपार्टमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। सो फास्ट डिसीजन मेकिंग इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी। डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। थिंक, सोचो, इसको एक बहुत रिलेशन से समझाऊं मैं आपको। तो अगर मान लो आपकी ज्वाइंट फैमिली होती तो डिसीजन मेकिंग कितना टाइम लगाती? आपको घर के बड़ों से, 4 बड़े होंगे, 4 बड़ों से पूछना पड़ेगा, उनकी सहमति होनी चाहिए, उनकी अग्रीमेंट होनी चाहिए, तब डिसीजन होता ना। अब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ घर में जो आपके बड़े पापा या मम्मा उनसे पूछना है और डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगी। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कैसे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ? कि 4 डिपार्टमेंट्स अलग से चल रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। अब मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर 5वां डिपार्टमेंट भी लाना चाहता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लैक्मी में भी वो डील करना चाहता है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी आना चाहता है, तो आ जाएगा बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि 4 डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग चल रहे हैं, उनको बिना डिस्टर्ब किए 5वां डिपार्टमेंट भी खोला जा सकता है, ऐसे 6th भी 7th भी, है ना। इसीलिए तो टाटा ग्रुप्स इतने आगे बढ़ गए, क्योंकि वो लोग डिविजनल डिपार्टमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर टाटा की स्टारबक्स में कोई प्रॉब्लम है तो टाटा टी उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आया आपको समझ में? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी डिविजनल डिपार्टमेंटेशन से बहुत इजी हो जाता है। देखो, मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं भाई, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के। तो पहला क्या है? ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं तो आपको अलग अलग बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल टी डिपार्टमेंट का अलग होगा, रॉ मटेरियल कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का अलग होगा, रॉ मटेरियल आइसक्रीम डिपार्टमेंट का अलग होगा। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जांपल पे स्टेक करूं तो सो एवरी डिवीजन वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो हर एक डिवीजन, अब देखो, नॉर जो है वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, लैक में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के है, तो एक ही फैमिली के पार्ट, लेकिन ये अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो सबको अपने अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए। देन डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, फेल टू कीप अ पार्ट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, चाहे नॉर फेल हो जाए या लैक्मे की सेल्स डाउन हो जाए, नुकसान हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही हो रहा है। ये तो एक ओवरऑल बात है। लेकिन क्या होता है, जब आप इंडिपेंडेंस दे देते हो डिपार्टमेंट्स को, तो सपोज करो अगर लैक्मे की सेल्स डाउन हो गई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को नुकसान हो रहा है, तो क्वालिटी वॉल्स को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सोचेंगे भाई हम जो कर रहे हैं हम तो बेस्ट कर रहे हैं ना, हमारा तो बढ़िया चल रहा है, हम तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना, लैक्मे फेल हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। सो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल से हट करके आप डिपार्टमेंटेशन पे आ जाते हो, अपने अपने डिपार्टमेंट्स अलग अलग चल रहे होते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मान लो लैक्मी की सेल्स डाउन हो रही थी तो लैक्मी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, तो हो सकता है कि क्वालिटी वॉल्स वाला भी आ जाए डिपार्टमेंट, बोले कि यार हम भी तो आप ही का पार्ट है, हमें भी तो और पैसा दो, हमें भी अच्छी एडवर्टाइजिंग करनी है। और हो सकता है उन दोनों को देख करके ब्रुक बॉन्ड वाला भी आ जाए या सनसिल्क वाला भी डिपार्टमेंट आ जाए, शैम्पू वाला भी बोले हमें भी मार्केटिंग करनी है और पैसा दो, इन दो को दे रहे हो तो। सो क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आया आपको डिविजनल डिपार्टमेंटेशन समझ में? बड़ी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया जाता है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रही हो। यही क्या हुई, इसकी सूटेबिलिटी भी हो गई, ठीक है। और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इससे आ जाता है। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन को प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। सो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको बता दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ मी। बाय बाय।